नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपको इंक्लूड किया गया है। यानी अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जाम में आप कर पाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो में कोई कमी है तो उसे ज़रूर बताएं, जिससे आगे वाली वीडियो में आपको सुधार किया जा सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे बच्चों, ये क्लास 9th का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 है, निर्धनता एक चुनौती। यानी कि निर्धनता यानी कि गरीबी एक चुनौती यानी कि चैलेंज है, ठीक है। अब इसमें हम क्या है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कि जो एग्जाम में 1 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। निर्धनता से क्या अभिप्राय, यानी कि निर्धनता किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि ऐसी, यानी निर्धनता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा कि ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लिए भोजन, वस्तु और मकान जैसी आधारभूत सुविधाएं पूरी ना कर पाए, उसे निर्धनता कहा जाता है। यानी कि हम निर्धन उसे कहेंगे जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए भोजन, वस्तु और मकान जैसी आधारभूत सुविधाएं पूरी भी ना कर पाए, उसे हम क्या कहेंगे, निर्धन कहेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं बच्चों कि स्वतंत्र भारत के समक्ष सबसे कठिन चुनौती क्या है। यानी कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, लेकिन इस भारत के सामने सबसे कठिन चुनौती क्या होती है, क्या है। तो सबसे जो कठिन चुनौती है स्वतंत्र भारत के समक्ष, सबसे बड़ी कठिन चुनौती है कि गरीबी। क्योंकि देखिए हम विकास तो कर लेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक निर्धनता को हम ख़त्म न करके, यानी कि निर्धनता को कम न करके हम आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हम क्या है विकसित नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बार पूछा जाता है, इसको स्टार लगा ले आप। तो ये पूछा जाता है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है निर्धनता में जीवन यापन करती है। यानी कि भारत में कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है जो निर्धनता में जीवन यापन करती है, ठीक है। तो लगभग देखा जाए 26% की जनसंख्या है जो निर्धनता में जीवन यापन करती है। अब यहाँ पर बात होती है कि निर्धनता रेखा किसे कहते हैं। तो एक ऐसी निर्धारित आय रेखा जो न्यूनतम मासिक आय वाले व्यक्तियों की पहचान करवाती है, उसे निर्धनता रेखा कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर को क्या है, निर्धनता रेखा कहा जाता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि प्यारे बच्चों की आप किताब की लैंग्वेज का ही आंसर दें, अगर उस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो निर्धन है। तो यहाँ पर बिहार और उड़ीसा हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि किस राज्य के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया गया है। तो आपने इसको पढ़ा है बड़े अच्छे तरीके से कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत क्या है 100 दिन के रोजगार की बात कही गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि निर्धनता भारत में एक गंभीर चुनौती क्यों है। यानी भारत में निर्धनता को एक गंभीर चुनौती के रूप में लिया जाता है, जिसका कारण क्या है चलिए देखते हैं। आंसर यहाँ पर है कि निर्धनता हमारे देश में एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि भारत में हर चौथा जो व्यक्ति है ये क्या है, निर्धन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 यहाँ पर है कि निर्धन व्यक्तियों के 2 उदाहरण बताइए जो हमारे दैनिक जीवन के संपर्क में आते हैं। यानी कि जो निर्धन व्यक्तियों के कोई 2 उदाहरण बताना है कि जो हमारे दैनिक जीवन के संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भूमिहीन कृषि श्रमिक, यानी कि जिनके पास भूमि न हो। शहर में देखा जाए भीड़ भाड़ में तो जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर है कि निर्धनता के कोई 2 सूचक बताइए, ठीक है। तो निर्धनता के सूचक हैं, पहला आय का निम्न स्तर है और उपभोग का निम्न स्तर, ठीक है। देखिए जब आपकी आय कम रहेगी तो आप वस्तुओं का उपयोग भी कम करेंगे, यानी उपभोग भी कम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कि विश्व बैंक के अनुसार
आर्थिक निर्धनता क्या है। यानी कि देखो विश्व बैंक के अगर अनुसार देखा जाए तो आर्थिक निर्धनता क्या है, तो उसका मानना है कि प्रतिदिन 1.90 डॉलर से जो भी कम गुजारा करने वाले जो लोग हैं वो आर्थिक निर्धनता कहलाएंगे वैश्विक स्तर पर, ठीक है, यानी विश्व बैंक के अनुसार। क्वेश्चन 12 यहाँ पर है, ठीक है, कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग काफ़ी मेहनत करते हैं जिनके कारण उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी लोग कम मेहनत करते हैं इसलिए उनको क्या है काफ़ी कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं इनके लिए 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं इनके लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 13 है कि पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने के क्या कारण हैं। आपने देखा कि पंजाब और हरियाणा में निर्धनता काफ़ी कम है, जिसका कारण क्या है। तो आंसर है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जो हैं राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल है। देखिए पंजाब हरियाणा में ये जैसे जो राज्य है इनमें उच्च कृषि वृद्धि दर है, यानी कि कृषि की जो दर है सबसे ज़्यादा है, कृषि वृद्धि दर ज़्यादा है, जिसके कारण निर्धनता में काफ़ी कमी आई है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 14 को हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति को निर्धन कब समझा जाता है। यानी हम किसी व्यक्ति को निर्धन कब समझेंगे, कब मानेंगे। आंसर देखते हैं कि व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूलभूत यानी मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी कि उसके लिए वो व्यक्ति इतना यानी उसका आय या उपभोग का स्तर ऐसा नीचे गिर जाता है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा कर नहीं पाता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 यहाँ पर है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य है। ग्रामीण और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं युवाओं हेतु जो स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य है। तो आंसर की प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा पूछ सकता है मिलान के लिए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब थी, तो ये डेट भी याद रखें 1993 में आई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है कि नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोगों की कैलोरी आवश्यकता अधिक क्यों है, ठीक है। देखिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं ये शारीरिक कार्य कम करते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनको कैलोरी की आवश्यकता कम होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। गरीबी रेखा किसे कहते हैं। तो यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यक मूल आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है। यानी इसके माध्यम से हम जानते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन की आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में भी असमर्थ हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि अमेरिका में वह व्यक्ति गरीब है जिसके पास रिक्त स्थान नहीं है। तो यानी कि जिसके पास कार नहीं, यानी कि अमेरिका में वह प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास कार नहीं है उसे गरीब समझा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किन्हीं दो सामाजिक समूहों का नाम लिखिए जो निर्धनता के प्रति असुरक्षित हैं। यानी कि कौन से ऐसे दो सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो निर्धनता के प्रति असुरक्षित दो समूह हैं, एक अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है कि भारत में आय की असमानता के लिए एक प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत में जो आय की असमानता है इसके प्रमुख जो कारण है उसको आपको बताना है। तो भारत में आय की असमानता के लिए एक प्रमुख कारण है भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण। यानी कि भूमि का और अन्य संसाधन है जिनका जो वितरण असमान है, ठीक है। यानी कि जिनके पास अगर भूमि है वो खेती नहीं करना चाहते हैं और जो खेती करना चाहते हैं उनके पास ज़मीन ही नहीं होती है, तो ये असमान वितरण है। कुछ और भी ऐसे संसाधन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो एक अंक वाले क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर क्या है कि 2 या 3 अंक वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि किसी व्यक्ति को गरीब कब माना जाता है, यानी किसी व्यक्ति को गरीब हम कब मानते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है, क्यों माना जाता है कि जब उसकी आमदनी उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना कर पाए, यानी जब वो जितना कमाता है व्यक्ति और उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसे हम गरीब मानते हैं। ठीक है, उपभोग का स्तर कम, यानी कि जो वस्तु का उपयोग करता है उसका स्तर निम्न होता है। ठीक है, जिसके कारण उसे गरीब माना जाता है। आगे, जब भुखमरी के साथ उसके पास आश्रय भी ना हो, यानी जब उसके पास भुखमरी हो, रहने के लिए आश्रय भी ना हो, तो उसे हम काफ़ी निर्धन मानते हैं। अपने आसपास रोड के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, तो चलिए देखते हैं आंसर कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, किस पे, ठीक है, यानी कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है, यानी कि उनके खाने पीने की वस्तुएं उनके पास है या नहीं है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है या नहीं है, यानी कि अपनी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उसके पास उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है अगला पार्ट इसमें कि भारत में निर्धनता रेखा के आकलन के दो तरीके, कौन कौन से तरीके हैं। एक तो है आय के आधार पर देखा जाता है, दूसरा भोजन की आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, अब आय के आधार पर कैसे है भाई, वर्तमान में देखो 2021 की बात है यहाँ पर हो रही है। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1069 प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1286 प्रति व्यक्ति माह, ये क्या है, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि भोजन की आवश्यकता के आधार पर, भोजन की आवश्यकता के आधार पर कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए किन जरूरतों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए निम्न जरूरतों पर विचार किया जाता है। पहला है खाद्य जरूरतें, कपड़ा, जूता इत्यादि। दूसरा ईंधन और प्रकाश। तीसरा शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी जरूरतें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि भारत में निर्धनता संबंधी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में निर्धनता संबंधी बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहला है न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता। दूसरा है सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। तीसरा शिक्षा, रोजगार व सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय बताइए। तो भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय है कि औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया जाए, यानी कि जब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से लगाया जाएगा तो उसमें काम करने के लिए मजदूरों आएंगे, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। दूसरा है शिक्षा के द्वारा कौशल ज्ञान बढ़ाकर, यानी कि उनको कौशल का ज्ञान अगर दिया जाए जिससे वो अपनी निर्धनता को कम कर सकते हैं। तीसरा है कृषि क्षेत्र में प्रगति के द्वारा। ठीक है, यानी कृषि क्षेत्र में अगर विस्तार भी किया जाएगा तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। अगला है जनसंख्या को भी सीमित करना अति आवश्यक है, यानी कि जनसंख्या को अगर नियंत्रित किया जाता है, यानी जनसंख्या भी अगर लिमिट मात्रा में बढ़ती है तो सबको क्या है, रोजगार मिलता रहेगा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन को जो 4 या 5 अंकों में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन निर्धनता के कारण बताइए। देखिए एक होता है निर्धनता के कारण क्या है, एक भारत में निर्धनता के कारण। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही होगा लगभग। ठीक है, चलिए तो निर्धनता के कारण यहाँ पर देखते हैं भूमिहीनता, यानी जिसके पास जमीन नहीं है वो निर्धन है। परिवार का आकार, यानी कि परिवार में क्या है, बहुत सारे मेंबर हो जाएंगे। बेरोजगारी, यानी कोई काम उसके पास अगर नहीं है, ठीक है, तो वो बेरोजगार है तो वो निर्धन कहलाएगा। निरक्षरता, यानी कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो अधिकतर वो निर्धन ही होगा, क्योंकि जितना कमाएगा वो उतना उससे गुजारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, खराब स्वास्थ्य, ठीक है, यानी कि जो खराब स्वास्थ्य है वो निर्धनता के कारण हो सकता है। बाल श्रम, ठीक है, यानी व्यक्ति अगर निर्धन है तो आपने देखा कि उनके बच्चे बहुत सारे क्या काम भी करते हैं। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ से कि भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए। अब तक हमने पढ़ा था निर्धनता के कारण, लेकिन अब हम देखेंगे कि भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो भारत में निर्धनता के बहुत सारे ऐसे कारण हैं। पहला यहाँ पर है कि निर्धनता के कारणों में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, यानी कि जब भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो उसमें क्या है, आर्थिक विकास की जो दर थी काफ़ी निम्न थी, धीमी थी। ठीक है। दूसरा है गांव में रोजगार न पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में आ गए। यह जब गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो लोग शहर की तरफ जाते हैं, परंतु वहाँ भी नौकरी न मिल पाने के कारण लोग अनियमित मजदूर बन गए, यानी कि दिहाड़ी पर, डेली बेस पे, और इनका जीवन क्या है, निर्धनता से भरपूर था। आगे है कि निर्धनता का एक कारण आय में असमानता है ना, यानी कि समान कार्य करने वाले व्यक्ति को भी वेतन समान नहीं मिलता। ठीक है। जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों का भी जो वितरण है वो असमान होता है। आगे है कि भूमि और अन्य संसाधनों का असीमित वितरण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बार पूछा जाता है, तो इन सारे पॉइंट को जरूर समझेंगे। ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी जो कार्यक्रम है कौन कौन से हैं। पहला इसमें है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो ये पॉइंट एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसे जरूर समझेंगे। अब इसमें क्या विशेषताएं हैं। यह अधिनियम 2000 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना में क्या कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी की बात कही गई थी। ठीक है। और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है, यानी कि आरक्षण है। यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। ठीक है। आगे देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, यानी इस योजना का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता रहे। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है। PMRY, यह योजना 1993 में शुरू की गई। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए क्या है, स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है। आगे है लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में भी सहायता करना है। आगे है अगली योजना है स्वर्ण जयंती योजना। क्या है, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना। ठीक है। यह योजना 1999 में आरंभ की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना था। ठीक है। आगे है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर उन्हें बैंक ऋण और सरकारी अनुदान उपलब्ध कराना है। ठीक है। अगली योजना है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है। यह योजना 1995 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। चलिए अगली योजना है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इन सारी योजनाओं को जरूर पढ़ें कि यह योजना है, कब आई थी, इसमें क्या कहा गया था। केवल 3 पॉइंट जरूर समझें। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में आई थी। इसमें क्या कहा गया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम यानी यह योजना 2004 में देश के सबसे बड़े पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी के लिए रोजगार की आवश्यकता है और जो कुशल यानी अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक भी हैं। ठीक है। आगे क्या है
इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अगला है कि बाद में इस कार्यक्रम को मनरेगा के साथ क्या है मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए 9th के बाद 10th में जाएंगे आप, और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है।